प्रिय विद्यार्थियों, मैं मंजुल मयंक दीक्षित, व्याख्याता राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय रूपबास। जैसा कि पिछले अध्याय में मैंने आपको प्रथम प्रश्न पत्र के प्रथम चैप्टर में प्रधानमंत्री की शक्तियाँ और कार्यों के बारे में बताया था और उसका महत्व बताया था और साथ में मंत्रिमंडल के रूप भी बताए थे। आज के अध्याय में हम ब्रिटिश प्रधानमंत्री की वास्तविक स्थिति और मंत्रिमंडलीय अधिनायकत्व या मंत्रिमंडलीय तानाशाही का अध्ययन करेंगे। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट बिंदु है उसके अनुसार हम आज पढ़ेंगे कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री की इंग्लैंड की शासन व्यवस्था में वास्तविक स्थिति क्या है। जैसा कि आपको हमने पिछले अध्याय में बताया था कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री समकक्षों में प्रथम है, नक्षत्रों के बीच में चंद्रमा है और सारी शासन व्यवस्था का केंद्र बिंदु है। इस प्रकार वह सारी शासन व्यवस्था का महत्वपूर्ण आधारशिला है और एक महत्वपूर्ण पद है। वह देश का नेता है, अपने दल का नेता है और सारी नीतियों को तय करता है। इससे सिद्ध होता है कि प्रधानमंत्री एक महत्वपूर्ण पद है और इसकी वास्तविक स्थिति के बारे में एक विचारक हुए हैं, उन्होंने कहा है, जिनका नाम है हार्वर्ड मॉरिसन। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री को समान पद वालों में प्रथम कहा जाना उसकी स्थिति को कम समझना है और उसका कथन है कि शासन प्रमुख के रूप में प्रधानमंत्री समान पद वालों में प्रथम है, पर प्रधानमंत्री की स्थिति का यह मूल्यांकन आज वास्तविकता से कम है। समकक्षों में प्रथम उसकी सही स्थिति का वर्णन नहीं कर पाता। हार्कोर्ट का कथन है कि वह नक्षत्रों के बीच चंद्रमा है, प्रधानमंत्री की स्थिति का ठीक वर्णन करता है, अर्थात वह समकक्षों में प्रथम है और नक्षत्रों के बीच चंद्रमा है। ये उसकी स्थिति का एक अलग अलग विवेचन का आधार है। ब्रिटिश राज व्यवस्था में उसकी स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण तथा शक्तिशाली है। वह शासन की धुरी है। प्रधानमंत्री की शक्ति तथा उसका महत्व, जैसा जेनिंग्स ने कहा है, कि कुछ उसके व्यक्तित्व पर, कुछ उसकी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा पर तथा कुछ उसके दल के समर्थन पर निर्भर करता है। उसका पद आवश्यक रूप से वही बनता है जो उसका अधिकार या उसे अधिकारी उसे बनाना चाहे। रॉबर्ट पीट, ग्लैडस्टोन, डिज़राइली, लॉयड जॉर्ज तथा चर्चिल जैसे प्रधानमंत्री अधिक शक्तिशाली थे, किंतु इसके विपरीत बाल्डिन, एटली, विल्सन जैसे प्रधानमंत्री कमज़ोर थे। इसलिए कोई प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल पर छा जाए अथवा वह अपने सहयोगी मंत्रियों से दब जाए, यह अधिकतर प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। यानी हम समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री का जो पद है या स्थिति है या उसका महत्व है, वह खुद उसके व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। यदि उसका व्यक्तित्व मजबूत है तो वह अपने मंत्रिमंडल में हमेशा अग्रणी रहेगा और महत्वपूर्ण रहेगा। अब हम एक अगला टॉपिक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वह है मंत्रिमंडलीय अधिनायकत्व या मंत्रिमंडलीय तानाशाही। उसका हम निम्न बिंदुओं के आधार पर विवेचन करेंगे। नंबर 1, मंत्रिमंडलीय तानाशाही के कारण, मंत्रिमंडल की तानाशाही पर अंकुश और निष्कर्ष। हम कह सकते हैं कि मंत्रिमंडल की तानाशाही वह तानाशाही है जिसे अधिकतम प्रचार के साथ प्रयोग में लाया जाता है, जो सदा आलोचना की कसौटी पर कसी रहती है और जनमत के अनुसार ढलती रहती है तथा जिसे अविश्वास प्रस्ताव और अगले चुनाव का खतरा सदैव बना रहता है। यह विचार है एक राजनीतिक विचारक लावेल के। उसके अनुसार हम ये कह सकते हैं कि मंत्रिमंडल की तानाशाही एक तानाशाही है जिसका अधिकतम प्रचार किया जाता है और आलोचनाओं की कसौटी पर कसा भी जाता है। ब्रिटेन शासन पद्धति की एक महत्वपूर्ण विशेषता सिद्धांत और व्यवहार के बीच अंतर है। सिद्धांत वहाँ मंत्रिमंडल लोक सदन के प्रति उत्तरदायी है, किंतु व्यवहार में मंत्रिमंडलीय अधिनायकत्व स्थापित हो गया है। संसद मंत्रिमंडल की रबड़ की मोहर या मंत्रिमंडल के आदेशों का रजिस्टर मात्र बन गई है। रेमजे मोर ने लिखा है
कि मंत्रिमंडल के पास ऐसे अधिकार हैं कि वह इसे सर्वशक्तिमान कहा जा सकता है, चाहे यह अपने अधिकारों का प्रयोग करने में कितना भी असमर्थ क्यों नहीं हो। जहाँ इसके पास बहुमत का समर्थन होता है वहाँ इसकी स्थिति एक तानाशाह जैसी होती है। यह तानाशाही 2 पीढ़ी पहले की तानाशाही से अधिक निरंकुश है। मंत्रिमंडल की तानाशाही के संबंध में एक विचारक हुए हैं एडम्स। उन्होंने कहा है कि कॉमन सभा केवल एक पंजीकरण करने वाली मशीन बनकर रह गई है, अब तो मंत्रिमंडल ही वास्तविक विधानसभा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि वर्तमान समय में मंत्रिमंडलीय अधिनायकत्व या मंत्रिमंडलीय तानाशाही का एक नया अध्याय शुरू हो चुका है, जिसे हम मंत्रिमंडल की तानाशाही कह सकते हैं। मंत्रिमंडल की तानाशाही के निम्न कारण हैं जिनका हम अध्ययन करेंगे। नंबर 1 है दलगत अनुशासन, नंबर 2 है सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रथा, नंबर 3 है लोक सदन के विघटन का अधिकार, नंबर 4 है संसद की कार्यविधि, नंबर 5 है संसदीय जीवन, नंबर 6 है प्रदत्त व्यवस्था, नंबर 7 है संकटकालीन स्थिति, नंबर 8 है प्रशासकीय न्याय और नंबर 9 है द्विदलीय व्यवस्था। आइए हम इन उपरोक्त बिंदुओं के आधार पर मंत्रिमंडलीय तानाशाही का अर्थ समझते हैं और उसके कारणों का पर प्रकाश डालते हैं। नंबर 1 है दलगत अनुशासन। जिस प्रकार 19वीं शताब्दी में संसद की सर्वोच्चता की व्याख्या को महत्व दिया जाता था, उसी प्रकार आज की वर्तमान परिस्थितियों में मंत्रिमंडल के अधिनायकत्व को महत्व दिया जाता है। दलीय पद्धति के शक्तिशाली होने के कारण मंत्रिमंडल की शक्ति में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। आज संसद के सदस्य जितनी कठोरता से दलीय सचेतकों के नियंत्रण में कार्य करते हैं, उतना पहले संभव नहीं था। आज किसी सदस्य का व्यक्तिगत अंतःकरण उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि दल की केंद्रीय सभा के निर्णय। यदि कोई सदस्य दलीय सचेतक के आदर्शों को या आदेशों का उल्लंघन करता है तो उसका दल से निष्कासन अनिवार्य हो जाता है। नंबर 2 सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रथा। मंत्रिमंडल के अधिनायक या तानाशाही का दूसरा कारण मंत्रियों का सामूहिक रूप से उत्तरदायी होना है। प्रत्येक मंत्री जानता है कि उसकी गलती से संपूर्ण मंत्रिमंडल के गिरने की संभावना है, इसलिए वे एक टीम के रूप में कार्य करते हैं तथा प्रत्येक कार्य में एक दूसरे की सहायता भी और सहयोग भी करते हैं। नंबर 3 है लोक सदन के विघटन का अधिकार। ब्रिटिश संविधान की वर्तमान व्यवस्था के अनुसार यदि मंत्रिमंडल को लोक सदन का समर्थन प्राप्त न हो और यदि वह अनुभव करे कि उसकी नीतियां व कार्यों को राष्ट्र का समर्थन प्राप्त है, तो वह राजा को लोक सदन भंग करने तथा नए निर्वाचन करवाने का परामर्श दे सकता है। यदि मंत्रिमंडल ऐसा करे तो लोक सदन के सदस्यों को पुनः चुनाव की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस धमकी के कारण लोक सदन के सदस्यों को अंकुश में रखा जा सकता है और इससे मंत्रिमंडलीय तानाशाही पैदा होती है। नंबर 4 और इम्पोर्टेंट बिंदु है संसद की कार्यविधि। संसद की कार्य प्रक्रिया भी या कार्यविधि भी उस पर नियंत्रण लगाती है। कार्यभार की अधिकता के कारण लोक सदन में सामान्य समापन, मुखबंद, कंगारू समापन की व्यवस्था का प्रयोग किया जाता है। इनके द्वारा संसद में सदस्यों की वाद विवाद की स्वतंत्रता परिसीमित कर दी जाती है, जिससे मंत्रिमंडलीय तानाशाही बलवती हो जाती है। नंबर 5 है या 5वां इम्पोर्टेंट बिंदु है संसदीय जीवन। संसद के सत्रों में प्राय इतना कार्य होता है कि मंत्रिमंडल की गतिविधियों का निरीक्षण करने का न तो अवसर आता है और न ही समय होता है। एक विचारक हुए हैं श्रीडी लो। उनके अनुसार लोक सदन के सदस्य विभिन्न प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहते हैं। अल्पकालीन सदन के अधिवेशन में उन्हें बहुत से आकर्षण होते हैं। आधा सदन अपने निजी कार्यों में व्यस्त रहता है तथा दूसरा आधा अपने आनंद में मग्न रहता है। इस प्रकार अधिवेशन काल में भी संसद मंत्रिमंडल पर नियंत्रण नहीं रख पाती है और मंत्रिमंडलीय तानाशाही बलवती होती जाती है। नंबर 6 पॉइंट है प्रदत्त व्यवस्थापन। मंत्रिमंडल को विधायी अधिकार भी प्राप्त है। संसद के सत्र अल्पकालीन होते हैं तथा उसे विभिन्न कार्य थोड़े समय में ही करने पड़ते हैं। अतः मंत्रियों को यह अधिकार सौंप दिया गया है कि जहाँ जहाँ कानून में कमी महसूस हो, वह अपने विभाग से संबंधित कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए पूरक विधियों का निर्माण कर सकते हैं। इससे मंत्रिमंडल की शक्तियों में बेहताशा वृद्धि हुई है और कह सकते हैं कि मंत्रिमंडल की तानाशाही भी अब बढ़ गई है। नंबर 7 है मंत्रिमंडल शाही की तानाशाही में वृद्धि का एक प्रमुख कारण है संकटकालीन स्थिति। आर्थिक संकट,
प्रथम तथा द्वितीय विश्व युद्ध के समय में मंत्रिमंडल ने अधिनायकवादी शक्तियों का प्रयोग किया है। लॉयड जॉर्ज और चर्चिल ने राष्ट्र की रक्षा के नाम पर संसद की स्थिति को गौण बना दी और मंत्रियों ने संसद को सूचना दिए बिना ही उन शक्तियों का प्रयोग किया जिनका प्रयोग जार और सीजर ही कर सकते हैं। अर्थात संकटकालीन स्थितियों ने मंत्रिमंडलीय तानाशाही में वृद्धि का एक प्रमुख भाग दिया है। इसके अलावा प्रशासनिक न्याय के विकास ने मंत्रिमंडल को और भी शक्तिशाली बना दिया है। वर्तमान प्रशासन पद्धति ने अपने अपने विभाग से संबंधित अभियोगों को सुनने तथा निश्चित करने का अधिकार स्वयं मंत्री को ही सौंप दिया है। पहले इस प्रकार के मामले साधारणतः न्यायालय द्वारा निर्णीत होते थे। इसका प्रभाव अब यह हुआ कि कार्यपालिका को न्याय संबंधी अधिकार भी पर्याप्त संख्या में प्राप्त हो गए हैं तथा मंत्रिमंडल की शक्तियों में वृद्धि भी हो गई है, जिससे मंत्रिमंडलीय तानाशाही या अधिनायकत्ववाद का प्रचलन अब बढ़ चुका है। एक अन्य पॉइंट है द्विदलीय व्यवस्था। ब्रिटेन में मुख्य दो ही राजनीतिक दल हैं। जिस दल का बहुमत होता है वह सरकार बनाता है तथा विरोधी दल अल्पमत में होता है। जिस दल की सरकार बनती है वह दल अपनी इच्छानुसार शासन चलाता है। उसको विपक्ष की आलोचना की अधिक चिंता नहीं रहती है, क्योंकि उसके अपने दल के सदस्यों के टूटने की आशंका नहीं होती है। अतः व्यवहार में मंत्रिमंडल की शक्तियां भी अब बढ़ गई है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उपरोक्त बिंदुओं के कारण अब मंत्रिमंडल की तानाशाही बढ़ चुकी है या मंत्रिमंडल की अधिनायकत्ववाद में वृद्धि हुई है। अब हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि मंत्रिमंडल पर किन किन बिंदुओं का या किन किन चीज़ों का अंकुश रहता है जिससे वह अधिनायक नहीं मानी जा सकती। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि मंत्रिमंडलीय तानाशाही पर निम्न बिंदुओं का या निम्न संस्थाओं का एक नियंत्रण रहता है जो उसे तानाशाही होने से रोकता है। नंबर 1 है विरोधी दल, नंबर 2 है संसद का नियंत्रण, नंबर 3 जनमत का भय, नंबर 4 सम्राट का विरोध। ये 4 संस्था हैं जिनमें से नंबर 1 है विरोधी दल मंत्रिमंडल की आलोचना करके, उसकी नीतियों की आलोचना करके उस पर एक नियंत्रण का कार्य करता है, जिससे वह लोकमत के विरुद्ध कार्य नहीं कर पाता है और उसकी तानाशाही पर कुछ नियंत्रण लग जाता है। नंबर 2 मंत्रिमंडल पर संसद का नियंत्रण है। संवैधानिक रूप से ब्रिटिश संसद के पास ऐसे हथियार हैं कि वह तलवार की तरह मंत्रिमंडल के सिर पर लटका रहती है और आवश्यकता पड़ने पर उसका काम खत्म भी कर सकती है। प्रश्नों के द्वारा मंत्रियों को गलत काम करने से रोका जा सकता है। संसदीय आलोचनाओं द्वारा जनमत उनके विरुद्ध किया जा सकता है और कटौती प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव द्वारा मंत्रिमंडल की त्रुटियां भी बताई जा सकती हैं। निंदा और अविश्वास के प्रस्तावों द्वारा उसे त्यागपत्र देने के लिए बाध्य भी किया जा सकता है। इस प्रकार संसद का नियंत्रण होने के कारण मंत्रिमंडलीय तानाशाही पर अंकुश लग जाता है। नंबर 3 है जनमत का भय। मंत्रिमंडल जनमत को असंतुष्ट करके कोई भी कार्य नहीं करना चाहता है। उसे आगामी चुनावों का भय रहता है। उसे इसलिए कोई भी मंत्रिमंडल जनमत की अपेक्षा नहीं करता है और समय आने पर उसे जनता के दरवाजे पर ही जाना पड़ता है। इसलिए जनमत का भय उसके मन में हमेशा बैठा रहता है और यही जनमत का भय मंत्रिमंडलीय तानाशाही को रोकता है। नंबर 4 है सम्राट का विरोध। सम्राट भी मंत्रिमंडल की तानाशाही पर एक नियंत्रण रखता है। सम्राट शासन नीति और सरकार के कार्यों की आलोचना कर सकता है। सम्राट मंत्रियों को चेतावनी दे सकता है। यदि मंत्रियों ने चेतावनी के विपरीत कार्य किया और राष्ट्र पर कोई संकट आता है और जनता को ज्ञात हो गया है कि सम्राट की चेतावनी के बाद भी कोई कार्य किया गया है, तो वह आगामी चुनाव में मंत्रियों से प्रतिशोध भी ले सकती है। इस प्रकार ये 4 जो संस्था है जिनमें विरोधी दल, संसद का नियंत्रण, जनमत का भय और सम्राट का विरोध, ये इन चारों के कारण ब्रिटिश मंत्रिमंडल तानाशाही नहीं कर सकता है या कह सकते हैं कि उस पर एक अंकुश बना रह सकता है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि मंत्रिमंडल की स्थिति के बारे में विभिन्न विद्वानों में मतभेद है। जहाँ तक रैमजे म्योर नाम के एक विचारक है, उनका मत है और उसमें कोई अतिशयोक्ति भी नहीं है और
वे कहते हैं कि मंत्रिमंडल अब तानाशाह है, चाहे कैसा भी मंत्रिमंडल हो, उसे दिन प्रतिदिन तानाशाही का रूप ले लिया है। लास्की का मत है कि ऐसा सोचना गलत है कि मंत्रिमंडल के हाल में शासकीय शक्ति या सत्ता केंद्रित होने से संसद के सम्मान को ठेस पहुंची है या उसका कार्यक्षेत्र सीमित हो गया है। आज हम कह सकते हैं कि दोनों ही विचारधारा के मानने वाले लोग हैं। कुछ कहते हैं कि संसदीय दबाव के कारण, संसद का नियंत्रण होने के कारण, विरोधी दल के कारण और सम्राट के विरोध या जनमत के भय के कारण मंत्रिमंडल का तानाशाही नहीं है। और दूसरे विचारक है जो कहते हैं कि कई कार्यों के कारण मंत्रिमंडल का तानाशाही व्यवस्था अब आगे बढ़ चुकी है। इस प्रकार आज के अध्ययन में हमने मंत्रिमंडलीय तानाशाही के बारे में पढ़ा। मैं सोचता हूं कि आपको कुछ समझ में भी आया होगा और आशा करता हूं कि आप इसको पढ़ने का मानस भी बनाएंगे। अगले टॉपिक में हम ब्रिटिश संसद के बारे में पढ़ेंगे कि ब्रिटिश संसद के कितने भाग होते हैं और इसके कौन कौन से 2 भाग होते हैं। धन्यवाद।